हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मैंक माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर 12 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 12 है पादप में जनन। फ्रेंड्स जैसे कि सभी जीव जंतु जो है अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जो मतलब पादप है और जो जीव जंतु हैं है ना, तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जनन करना मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करने को ही रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। ठीक है, मतलब हम जैसे कि हमने क्लास 6 के 9th चैप्टर में पढ़ा था कि जो जीव हैं वो अपने समान जीवों का जनन करते हैं, है ना, और जो माता पिता से संतति का जन्म होता है वही जनन कहलाता है। लेकिन पेड़ पौधे कैसे जनन करते हैं? तो पादपों में जनन भी कई विधियों से होती है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 12.1 है जनन की विधियाँ। तो जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो पुष्पीय पादप हैं, मतलब जिसमें फूल लगते हैं, वे उनके जो विभिन्न भाग हैं उसके बारे में पढ़ा था, मतलब उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो पादपों के विभिन्न भागों के नाम आपको पता है ना, तो उसका यूज इस चैप्टर में होगा। ओके, तो अधिकांश जो पेड़ पौधे हैं तो उनमें मूल, तना और पत्तियां पादप के कायिक अंग हैं। मतलब जो पौधों के जो मूल मतलब जड़, तना और जो पत्तियां होती हैं यही उनके कायिक अंग कहलाते हैं। मतलब उनके काया मतलब शरीर। पेड़ पौधों के शरीर क्या है? यही तो है ना, मूल मतलब जड़, तना और पत्तियां, यही तो पेड़ पौधे के शरीर हैं। तो वृद्धि की निश्चित अवधि होती है, मतलब पेड़ पौधों की एक निश्चित समय के बाद उनमें पुष्पन होती है, मतलब उनमें फूल निकलते हैं। जैसे कि हमने बसंत की ऋतु में जैसे आम के पेड़ हैं उनमें मोर लगते हैं, है ना, और मोर लगने के बाद उनमें मीठे फल लगते हैं। तो जिसको हम गर्मियों में जिनका मज़ा लेते हैं, तो हम इन फलों को खाते हैं, है ना, और बीजों को फेंक देते हैं, और बीज जो है वो अंकुरित होकर नए पेड़ बनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है, मतलब बीज से ही पेड़ पौधे बनते हैं, तो फिर उनमें मतलब पेड़ पौधों में पुष्प की क्या भूमिका है, मतलब उनका क्या इम्पोर्टेंस है पुष्प का? तो ये जो पुष्प होते हैं वही पादप के जनन अंग का कार्य करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, है ना। तो पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पेड़ पौधों के जनन अंग कौन से हैं? पुष्प ही हैं। ठीक है, तो किसी पुष्प में केवल या तो नर जनन अंग होते हैं या मादा जनन अंग होते हैं, या फिर उसी पुष्प में नर और मादा दोनों जनन अंग हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये पेड़ पौधों में पादप की कई विधियां हैं जिसमें से मतलब अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। इनमें 2 प्रकार के जनन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलिए हम पहले अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? तो मतलब पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब इनमें बीजों की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें किसी पेड़ पौधे के किसी अन्य भाग से, जैसे कि पत्ती से, उसकी शाखा है उससे, या उसकी जो कलियां हैं उनसे नए पेड़ पौधे बनते हैं। तो इनको अलैंगिक जनन कहा जाता है। ओके, अब दूसरा है लैंगिक जनन। नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स क्योंकि लैंगिक जनन जो है पुष्पों में होता है और पुष्प से ही बीज बनते हैं, है ना, तो लैंगिक जनन में बीज प्राप्त होता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेशन बोला जाता है जिसको, या इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें पादप के मूल मतलब जड़, तने या पत्ती या फिर कली, या जिसी को मुकुल बोलते हैं, मुकुल जैसी किसी भी कायिक अंग द्वारा नए पादप बनते हैं। तो क्योंकि ये जो जनन है वो पादप के कायिक भाग से होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कायिक प्रवर्धन कहते हैं।
पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक भाग से जनन होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि ये एक गुलाब की काट है, गुलाब की छोटी सी डगाल है जिसको काटा गया है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो इसके नोड्स मतलब पर्व संधि बोलते हैं जिसको, और ये पत्ती है, पत्ती के बीच में ये अक्ष से जुड़ी एक कलिका है, कलिका मतलब बड या इसी को मुकुल बोला जाता है। और इसी अगर जो गुलाब के डगाल है उसको आप काट दोगे तो, और इसको मिट्टी में मतलब गमले में उगा दोगे या लगा दोगे, फिर उसमें कुछ दिनों तक पानी डालते रहोगे, तो इसमें से जो ये नोड्स हैं पर्व संधि है, इससे जो कलिका है ये निकलने लग जाएगी और इसका मतलब नया पौधा तैयार हो जाएगा। ओके, तो किसी गुलाब के तने की कलम से जनन, कलम किसको बोलते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि कलम क्या होता है। ठीक है, तो पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है, शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। फ्रेंड्स, गुलाब को मेनली कलम के द्वारा ही लगाया जाता है, जैसे चंपा वगैरह के पेड़ हैं उसको भी कलम के द्वारा ही लगाया जाता है ना। तो पर्व संधि मतलब जो नोड्स होते हैं उससे जो मतलब तने के जो नोड्स होते हैं उस भाग को काट के जहाँ पर से पत्ती निकलती है ना, तो उसी को काटा जाता है जिसको कर्तन या कलम कहते हैं। सभी को पता होगा, सभी कोई जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो आगे देखते हैं क्या है। पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि के जुड़ाव बिंदु मतलब पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं प्ररोहों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने मनी प्लांट लगाया होगा, हम लोग पानी की बॉटल में मनी प्लांट उगाते हैं, तो ये भी क्या है, एक कायिक प्रजनन है। ठीक है, या जिसमें से जो इसी को कायिक प्रवर्धन भी बोला जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो ये एक आलू है, तो आलू की छोटी छोटी मतलब उसको आँख बोला जाता है आलू की, है ना। और अगर उसको नमी मिले और टेम्परेचर गर्म हो तो इसमें से जो आँख है उससे मतलब वो अंकुरित हो जाता है, उससे नए पौधे निकलने लग जाते हैं। आप देख रहे हो जड़ और पौधे ये निकल गए हैं। अगर हमको इसको यहाँ से काट देंगे तो ये 4 पेड़ बन जाएंगे, 4 आलू के 4 पौधे हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आलू की आँख से अंकुरित होता पादप। आलू में भी कायिक प्रजनन पाया जाता है। अदरक तथा हल्दी को भी इसी विधि से उगाया जाता है। फ्रेंड्स, अदरक और हल्दी है, इनको भी इसी विधि से ही उगाया जाता है। ठीक है, और ये देख रहे हो आप ब्रायोफिलम की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं। ये जो ब्रायोफिलम की पत्ती है इसके निचले किनारे पर इस साइड पे कलिकाएं होती हैं, है ना। और यदि इस पत्ती को मतलब मिट्टी पर गिरा दिया जाए या दबा दिया जाए तो ये जो इसकी प्रत्येक कलिका है इससे एक एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, और जैसे कि कुछ जो पेड़ हैं उनकी जड़ों से भी नए पौधे उगा सकते हैं, जैसे कि शकरकंद और डहेलिया का पुष्प तो आपने ठंडी के समय में अपने घरों में लगाया ही होगा, तो इनमें इसी प्रकार से प्रजनन होता है। ठीक है, और कैक्टस सभी जानते हो, तो कैक्टस के मतलब किसी भाग को अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो उससे भी नए पौधे निकल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने ये कायिक प्रवर्धन के बारे में जाना, और जो कायिक प्रवर्धन है उसमें हम कम समय में बहुत अधिक पौधे लगा सकते हैं, और अगर बीजों से हम पौधे लगाएं तो उसमें मतलब एक समय के बाद पुष्पन की क्रिया होती है ना। लेकिन कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधों में पुष्पन की क्रिया है वो बहुत जल्दी होती है, उसमें फल भी जल्दी आते हैं, और जो नए पौधे उगते हैं वो सेम टू सेम अपने मतलब जनक के समान, मतलब अपने जो उनके जनक होते हैं जिनसे उनको काट के लगाया गया है सेम टू सेम उसी की प्रतिलिपि होते हैं। ओके, क्योंकि वे एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इस लेसन में हम आगे देखेंगे कि लैंगिक जनन में जैसे कि विपरीत लिंग से उत्पन्न होने वाले जनक माता पिता से, तो उनमें दोनों के गुण होते हैं, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही जनक के गुण होंगे। ओके,
और जो लैंगिक जनन है उसमें क्या बनता है, उसमें बीज बनता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मुकुलन। मुकुलन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ईस्ट के बारे में पढ़ा था ना, तो जिसको सिर्फ हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, ऐसे खुले आंखों से नहीं देख सकते। और इसके लिए हम अगर जो ईस्ट है उसको पर्याप्त वातावरण मिले, मतलब उसको पोषण उपलब्ध हो, तो ईस्ट जो है कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगते हैं, मतलब उनमें जनन होने लगता है। ठीक है, और ईस्ट क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है ना। तो हम चलिए देखते हैं कि इसमें जनन किस प्रकार से होता है। तो ईस्ट में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट कोशिका के बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। फ्रेंड्स, ये ईस्ट की एक कोशिका है, तो इसको अगर अच्छा मतलब वातावरण मिले, इसको भोज्य पदार्थ या पोषण उपलब्ध हो, तो ये जो ईस्ट की कोशिका है वो एक मुकुल के रूप में, जिसको बल्ब बोला जाता है, बल्ब के रूप में निकलती है। फिर ये जो बल्ब है वो अलग होकर यहाँ से कट के अलग हो जाएगा और ये जो नई ईस्ट की कोशिका बन जाएगी। और कभी कभी ऐसे होता है कि जो ईस्ट है उसमें ये जो छोटा सा बल्ब है, इसी के ऊपर मतलब इसी से और बल्ब बनने लगते हैं, जिससे कि एक चैन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको मुकुल श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको मुकुलन क्या होता है फ्रेंड्स। और जो ये मुकुल कोशिकाएं हैं ये टूटकर अलग हो जाती हैं और इससे बहुत सारी कोशिकाएं विकसित होती हैं। ठीक है, और फिर ये जो नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं, और कभी कभी ये जो नए बर्ड्स हैं या बल्ब हैं उसकी एक श्रृंखला बन जाती है, जिससे ये एक जाल के रूप में या फिर बहुत सघन हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। तो हमारा नेक्स्ट है खंडन। खंडन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि खंड होना मतलब टूटकर अलग होना। तो फ्रेंड्स, आपने तालाबों में जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें देखा होगा कि हरे रंग के कुछ गुच्छे गुच्छे के रूप में फिसलनदार तैरते हुए कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स यही शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, जब जल में पोषक तत्व उनको उपलब्ध होते हैं, मतलब उनको पोषण मिलता है, तो ये जो शैवाल हैं वो ही तेज़ी से वृद्धि करते हैं। और किस तरह से वृद्धि करते हैं, तो खंडन के द्वारा वृद्धि करते हैं और जनन करते हैं। ठीक है, तो शैवालों के जो हैं 2 या 2 से अधिक खंड में विभाजित हो जाते हैं, और ये जो खंड है वो नए जीव में, मतलब हर खंड, ये जितने खंड होंगे वो उतने ही अलग अलग शैवाल के नए जीव, मतलब नए जीव के रूप में वृद्धि करते हैं। ठीक है, और यही प्रक्रम जो है लगातार चलते रहता है, और कुछ ही समय में जो शैवाल है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। जैसे कि एक शैवाल है वो पूरे तालाब में फैलकर अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता है। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडन होकर गुणन करते हैं, इसी को बोला जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, ये स्पाइरोगायरा का चित्र है, तो यही शैवाल है जिसमें विखंडन के द्वारा गुणन हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आगे बीजाणु निर्माण। फ्रेंड्स, कुछ पादप या ऐसे होते हैं जिनमें बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु मतलब जिसमें बीज भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्रेड है उसके ऊपर कुछ दिन अगर उसको ऐसे ही रख दिया जाए तो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में उनमें बीजाणु या कवक उग जाते हैं। ठीक है, आपने उसमें देखा था लास्ट चैप्टर में कि जो हवा है उसमें ये कवक के बीजाणु जो हैं तैरते रहते हैं, मतलब उड़ते रहते हैं, है ना। तो ये जो ब्रेड है उसके ऊपर जाल के रूप में दिखाई देते हैं हमको। तो ये जब बीजाणु फटते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं, और ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ये बहुत दूरी तक, लंबी दूरी तक जा सकते हैं। और कभी कभी हमारे लिए ये एलर्जी का भी कारण बन जाते हैं, है ना। हमारे हवा के द्वारा हमारे सांस में जाकर, तो बीजाणु क्या करते हैं, तो ये अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक बीजाणु जो है उच्च ताप, मतलब हाई टेम्परेचर पे, और मॉइस्चर मतलब आर्द्रता जैसे कुछ परिस्थितियों में भी ये जीवित रहते हैं। तो क्यों जीवित रहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, एक लेयर होता है,
जिससे ये ढका होता है और लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं, ठीक है। और इनको जैसे ही मतलब अपने हिसाब से वातावरण मिला तो ये अंकुरित हो जाते हैं कहीं पर भी और नए जीव में विकसित हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कवक है और कवक में बीजाणु द्वारा जनन कैसे होता है, ये बीजाणु धानी है उसका। बीजाणु जब फटते हैं तो यही हवा में तैरने लगते हैं और ये जो है ये कवक जाल कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि फर्न में बीजाणु के द्वारा जनन कैसे होता है। ये एक फर्न का है, फर्न का चित्र है, फर्न बोलते हैं जिसको। तो इसमें ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यही इसके बीजाणुधानी या पुंज कहलाते हैं और ये फटकर ये भी हवा में फैल जाते हैं जिससे इनमें जनन होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि लैंगिक जनन कैसे होता है, ठीक है। 12.2 है लैंगिक जनन। तो फ्रेंड्स हमने फूल या पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको गुड़हल के पुष्प को दिखाया था और उसमें सारे स्ट्रक्चर दिखाए थे, आपको याद है ना। तो ये जो पुष्प होते हैं यही पादप के जनन अंग है, यहीं पर लैंगिक जनन संपन्न होता है इनमें, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे और देखते हैं डिटेल में। तो आपने गुड़हल या सरसों या फिर पिटूनिया का फूल देखा है, ऐसे फूल जिसमें या तो केवल पुंकेसर होते हैं या केवल स्त्री केसर होते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, मतलब जिनमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होंगे, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है एक लिंगी पुष्प के, मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरे ये एक लिंगी के उदाहरण हैं, ठीक है। और जिनमें पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, मतलब ये दोनों जो रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं वो एक ही पुष्प में उपस्थित होंगे तो उनको द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। जैसे कि सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये द्विलिंगी पुष्प हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है, ये परागकोश, मतलब ये एंथर है और ये फिलामेंट है और ये पुंकेसर का भाग है, ठीक है। और ये स्त्री केसर, मतलब ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। तो ये पुंकेसर और स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है। और ये दोनों पुष्प के जनन अंग हैं। तो अब देखते हैं चलो कि इनमें मतलब इसमें जनन किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स हमने जान लिया कि जिनमें दोनों ऑर्गन्स हो गए वे द्विलिंगी कहलाएंगे, है ना। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में उपस्थित हो सकते हैं या फिर अलग अलग पादपों में हो सकते हैं, मतलब ये दोनों ऑर्गन जो है एक ही पेड़ में पाए जा सकते हैं या अलग अलग पेड़ में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो पुंकेसर है मतलब इनमें परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं आप, है ना। तो जो परागकोश में पराग कण होते हैं, ये जो परागकोश हैं इनमें पराग कण उपस्थित होते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं, मतलब मेल गैमेट्स बनाएंगे। युग्मक मतलब गैमेट्स, यही मेल गैमेट्स को बनाते हैं, ठीक है। स्त्री केसर में वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होते हैं, ये जो देख रहे हो आप। और ये क्या बनाते हैं, तो ये अंडाशय में एक या मतलब ये क्या बनाएंगे, ये फीमेल गैमेट्स को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेल गैमेट्स बनता है और यहाँ पर फीमेल गैमेट्स, ओके। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं और मादा युग्मक बनते हैं, मतलब ये जो अंडाशय है, ओवरी है, यहीं पर बीजांड या ओव्यूल लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और 4 या 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कई जो पौधे हैं उनमें बहुत अधिक बीज बनते हैं तो उनमें बहुत सारे बीज भी प्रेजेंट अंडाशय बीजांड हो सकते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। युग्मनज मतलब जाइगोट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि परागण क्या होता है।
तो चलिए देखते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। फ्रेंड्स, ये जो परागकण या पॉलन ग्रेन है वो एक सुरक्षात्मक आवरण से ढके होते हैं जो उनको सूखने से बचाता है ना। और क्योंकि जो परागकण है वो बहुत ही हल्के होते हैं, इनको हम ऐसे ही मतलब खुली आंखों से बहुत कम ही देख पाते हैं, ठीक है। और ये हवा में या जल के द्वारा बहा कर ले जाए जा सकते हैं यहाँ से वहाँ। और जैसे कि या फिर जो फूल पर बैठने वाले जो कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके शरीर में भी ये परागकण जो है चिपक जाते हैं। और जब उनके शरीर से चिपक जाते हैं और फिर जब वो कीट जो है दूसरे फूल पर बैठता है तो पुष्प के मतलब ये पुष्प के जो स्टिग्मा है मतलब वर्तिकाग्र कहलाता है, जो उस पर जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मतलब परागकोश से पुष्प के कहाँ पहुँच जाता है, वर्तिकाग्र से होते हुए, मतलब जो पुष्प स्टिग्मा से होकर वर्तिकाग्र में पहुँच जाता है, ठीक है। और यहीं पर परागण होता है। ओके, तो ये हमने देखा कि परागण क्या होता है। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है, ठीक है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहते हैं। मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी पुष्प पर गिरे तो इसको स्वपरागण कहते हैं। ये हम डायग्राम से समझेंगे। आप देख रहे हो, जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम परपरागण कहते हैं। फ्रेंड्स, आप ये दो फूल देख रहे हो, तो इसमें ये जो है ये क्या है, स्टिग्मा है मतलब वर्तिकाग्र है, और ये परागकोश मतलब एंथर है ये। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है ये, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, और ये दो फूल हैं। तो जब ये परागकोश जो है इसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो इसको स्वपरागण कहेंगे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। ये जब परागकोश है इसी फूल के स्टिग्मा पर गिरेगा तो स्वपरागण कहलाएगा। लेकिन जब उसी पेड़ के दूसरे फूल पर, मान लीजिए ये दो फूल हैं जो एक ही पेड़ पर खिले हुए हैं, ठीक है, तो इस परागकण से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर अगर गिरता है जो पॉलन ग्रेन है तो क्या कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, नर और मादा युग्मक मतलब फीमेल और मेल गैमेट्स जो हैं इनके संयोग से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं, है ना। और युग्मनज बनने के लिए जो नर और मादा युग्मक हैं उनके जो प्रक्रम है, इनका जो प्रोसेस है उसी को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, मतलब जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो में डेवलप होगा। यहाँ पर ये डायग्राम से ही समझते हैं हम। ये देख रहे हो आप, ये परागकण है जो कि अंकुरित होता हुआ ये स्टिग्मा पर आके गिरा हुआ है, और ये यहाँ पर हमको अंड कोशिका मतलब एग सेल दिखाई दे रही है। तो ये परागकण है जो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। ये देखिए आप, ये पराग नली है, तो यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, जहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। और यही जाइगोट जो है एम्ब्रायो में डेवलप करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अब इसको और अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और इसी का जो प्रोसेस है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या निषेचन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 12.3 फल और बीज का निर्माण। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि फल और बीज का निर्माण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, निषेचन के बाद अंडाशय मतलब ओवरी में
जो फल है वो विकसित हो जाता है ना, जबकि जो फूल है उसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो गिर जाते हैं। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय में फल में विकसित हो जाता है, पुष्प के अन्य भाग गिर जाते हैं, अंडाशय फल के रूप में तथा बीजांड से बीज विकसित होते हैं। जो अंडाशय है वो फल बन जाता है और जो बीजांड है मतलब जो ओव्यूल है उससे बीज विकसित होता है, मतलब बीज बनता है। ठीक है, बीज में एक भ्रूण होता है जो बीजावरण से ढका के अंदर रहता है, मतलब बीज में एक भ्रूण मतलब एम्ब्रायो होता है, ठीक है, जो कि बीजावरण के अंदर रहता है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ जैसे कि गूदेदार फल होते हैं, रसीले फल होते हैं, जैसे कि आम, सेब और संतरा, तो ये क्या है, ये रसीले फल हैं, है ना, गूदेदार फल है। और कुछ फल जो है कठोर होते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, तो ये कठोर फल होते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो हमने बीज के निर्माण और उसका विकास के बारे में भी जान लिया कि बीज का निर्माण कैसे होता है ना। अब देखेंगे 12.4 बीज प्रकीर्णन, मतलब बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है, बीज फूटकर बाहर कैसे निकलते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं। फ्रेंड्स नेचर में एक ही प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग जगहों पर उगे हुए पाए जाते हैं, है ना, और ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं, ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण, मतलब प्रकीर्णन मतलब फैलना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचना, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी जंगल या खेत में या फिर किसी उद्यान में या गार्डन में आप घूमते हुए देखा होगा कि हमारे कपड़ों पर कुछ बीज चिपके हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो आपने कभी सोचा है कि ये मतलब किस लिए चिपक गए हैं, या जानने का प्रयास किया है कि ये कैसे चिपक जाते हैं हमारे कपड़े में। तो फ्रेंड्स ये जो पेड़ पौधे हैं इसके जो बीज हैं वो एक स्थान पर अगर गिरकर वहीं पर उग जाए, मान लो किसी पेड़ है उसके बहुत सारे फल उग रहे हैं, फल लगे हुए हैं उसमें, अगर वो गिरकर वहीं पर उग जाए तो आपको पता है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो जो पादप है मतलब जो पेड़ है उससे जो नए पौधे बनेंगे वो धूप, जल और जो उनको बढ़ने के लिए जो मिनरल्स चाहिए और जो उनको स्पेस चाहिए उसके लिए मतलब आपस में उनमें मतलब बहुत ज़्यादा उसमें स्पर्धा हो जाएगी, मतलब उनको सभी चीज़ एक बराबर नहीं मिल पाएगा, है ना, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। तो ऐसे में उनमें कोई भी जो पेड़ है वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा, है ना, अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। तो जो पादप है उनके बीजों के प्रकीर्णन से यही लाभ होता है कि इससे एक ही प्रकार के पादप के जो नवोद्भिद मतलब जो नए निकले हुए पेड़ पौधे हैं उनको सूर्य प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा की संभावना बहुत कम हो जाती है। ओके, और जो प्रकीर्णन है उससे जो पेड़ पौधे निकलते हैं वो बहुत मतलब बाहर के क्षेत्रों में वितरित हो जाते हैं, मतलब दूर दूर फैल जाते हैं ताकि वे नए आवास मतलब उनके लिए नया जो जगह है उसमें अपनी पकड़ बना सके, है ना, और वहाँ पर जीवित रह सके और वहाँ पर अपनी प्रजाति को फिर से बढ़ाने के लिए अपनी जीवन की क्रियाएं जो है उसको कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हो ये सहजन का बीज है, ये मैपिल का बीज है। तो इन दोनों में ये पंख जैसी संरचना पाई जाती है, इसमें भी ये पंख जैसी संरचना देख रहे हो। तो जब फल पक जाता है, पक कर सूखने लगता है तो ये जो बीज हैं वो फट जाते हैं और इन पंखों के द्वारा दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं और फिर नई जगह पर जाकर अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, मतलब वहाँ पर अंकुरित होके नया पेड़ बनते हैं। उसी तरह ये सूरजमुखी और मदार या आँख बोलते हैं जिसको, तो आपने देखा होगा कि इनके बीज जो है फटते हैं तो पैराशूट टाइप उड़ते हुए इधर उधर चले जाते हैं और फिर नई जगह पर उगने लगते हैं। और उसी तरह से ये जैंथियम का बीज है, इसमें ये कांटे जैसे संरचना निकली हुई होती है जो हमारे कपड़े से चिपक जाते हैं, या फिर जो जीव जंतु जो हैं जैसे कि गाय है या और कोई भी जीव जंतु उनके शरीर पर ये चिपक जाते हैं और कहीं दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, है ना, उनके द्वारा इधर उधर पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो कई जैसे कि नारियल का आपने पेड़ देखा है, नारियल का फल देखा है, तो उनके ऊपर में बिल्कुल रेशे रेशे टाइप की होते हैं, वो स्पंजी होते हैं ताकि वो जल के द्वारा
मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। नारियल के फल जो हैं वो पानी में गिर जाते हैं और दूसरे जगह पर जाकर उग जाते हैं, ठीक है। और कुछ बीज जैसे जिनमें कांटे होते हैं उनमें हुक की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिससे वो हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। और उसी तरह से जैसे यूरेना या जैंथियम, ये जैंथियम भी उसी का उदाहरण है, इनमें भी हुक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और कुछ पौधे जो होते हैं उनके फल जो है झटके के साथ फटते हैं, है ना, जिससे उसके अंदर जो बीज होते हैं वो प्रकीर्णित होकर बहुत दूर दूर तक छिटक जाते हैं, जैसे कि एरंड और बालसम सुना है आपने, तो उसके बीज इसी तरह से फटकर प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो प्रकीर्णन है उसका महत्व क्या है ये देख लेते हैं। बीजों में प्रकीर्णन पवन, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। जैसे मैंने बताया, बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल, खनिजों की स्पर्धा को कम करने, और तीसरा है नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से जो पेड़ पौधे की नई जाति हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर फैलती है और वहाँ वृद्धि करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और अब हम देखेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बीजाणु उत्पन्न करने वाले दो पादप जीवों का नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, परिपक्व होने पर अंडाशय किसमें विकसित हो जाता है, ये बताएंगे आप। तीसरा है, नर और मादा युग्मक के युग्मनन का प्रक्रम क्या कहलाता है। चौथा है, पादप के जनन भाग कौन कौन से हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, क्लोन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन है, आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इनके बारे में नहीं बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन क्लोन किसे कहते हैं इसको ज़रूर बताइएगा। आपको पता नहीं है तो गूगल पर सर्च करके बताइए मुझे, ओके। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ओके। और ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।